का मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और मैं हूं प्रसून शुक्ला। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। बता दें आपको कि थोड़ी देर में आने लगेंगे सीटों के रुझान। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सुबह से ही एपीएन लगातार आपको अपडेट दे रहा है और आपको बता दें कि लोकसभा के चुनावों के रुझान आने शुरू हो गए। 7 चरणों में ये पूरे चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन जगहों की जहां पर मतगणना होना शुरू हो गई है। कुछ ही देर का और इंतजार, फिर रुझान आएंगे और वही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही तमाम जो कर्मचारी हैं जो वोटों की गिनती कर रहे हैं वो पहुंच गए थे और 8 बजे, क्योंकि जो वक्त है 8 बजे का मुकर्रर है और 8 बजे से ही जो वोटों की गिनती है वो होनी शुरू हो जाएगी। बस वो कुछ ही देर का और इंतजार, फिर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि सभी की निगाहें इन लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई है। कौन जीतता है, कौन हारता है, किसके सर पर जीत का ताज होता है, यह वाकई देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिल की धड़कनें सभी की बढ़ी हुई यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि सत्ता पर काबिज वही होंगे। दरअसल एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और पुरजोर कोशिश यही की गई इन चुनावों में कि जीत तक पहुंचा जा सके और जीत का ताज पहनाया खुद लिया जा सके, पहना जा सके। 5 साल के लिए ये जनादेश जनता ने दे दिया है। किसके हाथ लगेगी जीत की चाबी और किसके हाथ लगेगी ये बाजी, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। ये मतगणना केंद्र की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी और 8 बजे से क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो रही है और ऐसे में उसके बाद बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है वो पोस्टल बैलेट की भी गिनती शुरू हो जाएगी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी इस वक्त हमारे साथ बन गए हैं जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। गोपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुख कर लेते हैं सबसे पहले राहुल जी का। राहुल जी, एग्जिट पोल में तो आप लोगों की जीत दिखाई गई थी, लेकिन क्या लगता है दिल की धड़कनें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है इस वक्त? जरूर परिणाम आने का हम लोग इंतजार करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल का जो नतीजा है हम लोग हमेशा भरोसा करने वाले हैं और जो मोदी जी ने जो काम किया है उसके बुनियाद पे जो हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया था कि अब की बात 400 के पार हम लोग जा सकते हैं, तो एग्जिट पोल को अगर देखें तो हम लोग उससे काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तो एक खुशी की बात है और हम चाहते हैं, हम लोग को ऐसा अनुमान है कि एग्जिट पोल से मिलता जुलता हम लोग का परिणाम आएगा। जी राहुल जी, 18वीं लोकसभा के 7 फेज के चुनाव में 65.14% वोटिंग हुई। 46 दिन का प्रोसेस था। 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव रहा। पीएम सहित 43 मंत्री मैदान में दिन रात एक किए थे, फिर भी 2019 के मुकाबले 4% से कम वोटिंग हुई। ये वोटिंग आपके लिए शुभ संकेत है या शुभ संकेत? नहीं, देखिए क्या है कि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज जरूर इस बार कम हुआ है, लेकिन पाटलिपुत्रा में देखिए पिछले बार से बढ़ गया। पटना साहिब में जरूर थोड़ा बहुत कम हुआ। बक्सर में भी पहले के मुताबिक थोड़ा इस बार बढ़ा। गर्मी तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन चलिए जो भी है परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा। माताएं बहनें, चलिए आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि परिणाम आपके पक्ष में आएगा। गोपाल जी, लेकिन आप लोग भी जीत का दम भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं जी जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में आएगा। क्या लगता है, फिलहाल दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है? मैडम, और हम लोग बहुत ग्राउंडेड। गोपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा राहुल देव जी के पास आ रहे हैं। राहुल देव जी, जी 7 राज्य। जी आवाज आ रही है जी। हाँ जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन और उसकी सभी सम्मिलित पार्टी क्या जो पहुंच है भारत की जनता के बीच में, और इस बार का जो चुनाव है भारत की जनता ने लड़ा है
और उसी जनता के आकलन के आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि 295 प्लस जा रहे हैं और अपने दम बूते पर इंडिया गवर्नमेंट सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का विश्वास तोड़ दिया, युवाओं आज रोने के कगार पर खड़े हैं कि अब हम लोग का क्या होगा। सेना में जो जाना चाहते थे उनका विश्वास तोड़ दिया। तो युवा की कोई जात नहीं होती है कि कोई और जात का, युवा का एक जात है युवा। और अगर युवा नाराज है तो आपका 50% वोट तो ऐसे ही सरक गया। तो इस तरह से झूठा मीडिया, और हमारे माननीय जननायक श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया कि ये मोदी मीडिया है और मोदी मीडिया के पोल को हम दूसरा महत्व नहीं देंगे। गोपाल जी, जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मीडिया जिम्मेदार है, आपकी जीत होती है तो आपकी मेहनत काम करती है, हार होती है तो मीडिया जिम्मेदार है, क्या मीडिया के भरोसे चुनाव लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन मीडिया का जिम्मेदारी है देश के लिए लड़ना, ना मीडिया की जिम्मेदारी है जनता की आवाज उठाना। 81 करोड़ 97 करोड़ जनता जो जनमत दे रही है उसी का प्रतिरूप है, समाज का आईना है मीडिया। एक बात समझ लीजिए गोपाल जी, और अभी जो नतीजे आएंगे वो भी जनता की आवाज होगी, ना कि मीडिया की आवाज होगी। मीडिया केवल उसको इको करता है। लेकिन कुछ मीडिया ऐसे रहे राहुल जी, कुछ मीडिया ऐसे रहे जिन्होंने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया इस देश में पिछले 10 साल से। कुछ मीडिया, मैं आप लोग ऐसे मीडिया बात को लेकर है ना कि क्या विपक्ष उन मुद्दों को उठा पाया जिनका जिक्र अभी किया जा रहा है, जैसे कि आप अग्निवीर का जिक्र कर रहे हैं, आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, आपने कुछ वक्त ओबीसी आरक्षण का जिक्र किया, आपने जातिगत जनगणना का जिक्र किया, आपने संविधान में बदलाव का जिक्र किया, राम मंदिर का ये क्रेडिट लेते हैं ये भी जिक्र किया। लेकिन राहुल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए ये तो सीधे सीधे उन तमाम विषयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं और उससे पहले भी करते रहे जो कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों पे ये आरोप लगते रहे कि आपने उन मुद्दों से हटकर इस पूरे चुनाव को लड़ा है। देखिए मैडम, पहले तो गोपाल जी को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सर्वे 295 आपके राहुल गांधी जी ने बोला कि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुने हैं 295, तो आप लोगों ने सर्वे किस हिसाब से किया वो चलिए आप लोग की पार्टी की बात है, व्यक्तिगत बात है। लेकिन आप लोग मीडिया पे बोलते हैं, मीडिया जो सर्वे करती है वो अपने जनता के बीच में जाके करती है, लोगों से ही पूछ के सर्वे के आधार पे ही एग्जिट पोल तैयार करता है, अपने मन से थोड़ी ना। आप लोग बोल देते हैं कि बीजेपी ऑफिस में ये एग्जिट पोल तैयार किया गया, ऐसा नहीं होता है। मीडिया वाले सर्वे करते हैं तो जनता के बीच जाके ही करते हैं। और आपके 295 जो बोल रहे हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कल हम देख रहे थे न्यूज के माध्यम से कि आपके जो भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से 25 है तो लिख देते हैं हाँ चलिए यहाँ से 25, हमारे यहाँ से 20 है तो चलिए हमारे यहाँ से 20। उस बुनियाद पे आप लोगों ने सर्वे तैयार किया है 295 का। और ये मीडिया वाले जो लोग हैं वो लोग जनता के बीच जाकर एग्जिट पोल, तो आप लोग क्यों भरोसा नहीं करते एग्जिट पोल पे? भाई आज परिणाम है, सामने आ जाएगा, वो एग्जिट पोल का तो बात खत्म। आप लोगों ने कुछ मीडिया को खरीद के रखा है व्यापारियों? नहीं सर, खरीद के तो इस बार तो जैसा आप लोगों ने माहौल बनाया कि मोदी जी मीडिया पे कब्जा करते हैं, तो इस बार तो आप लोगों ने भी एंटी न्यूज चलाने का प्रयास किया ना। डिस्कशन नहीं हो रहा ना, विषय उन मुद्दों को छूने का है। क्या विपक्ष उन मुद्दों को छू पाया इन चुनावों में? प्रधानमंत्री जी के पास नहीं था। आज भारत में दूसरी बार टर्म मिलना बहुत गोपाल जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था मोदी के चेहरे के अलावा। बीजेपी के पास एक मिनट गोपाल जी की आवाज बढ़ाइए, गोपाल जी की आवाज बढ़ाइए। गोपाल जी, आप कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था मोदी के चेहरे के अलावा, यही बात कह रहे हैं आप? मुद्दा नहीं, तो मोदी का चेहरा बड़ा था, मोदी का चेहरा बड़ा था। सिर्फ बेवजह की मछली खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, इस तरह का मुद्दा उठाना नहीं है। तो मोदी के पीछे तो राजनीति दीवाना क्यों है? आप बोलते हैं कि युवा लोग सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ है, तो आप जानिए युवाओं का पहला एक करके आप लोग अपनी बात करिए प्लीज। गोपाल जी, आपने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो मान लिया जाए मोदी के चेहरे पे बाकी सारे मुद्दे हवा हो गए? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। इस बार भारत की जनता साफ स्पष्ट करने जा रही है, छात्रों को रोजगार चाहिए। चलिए, अगर मान लीजिए बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आ रहे हैं तो यह मान लिया जाएगा कि बेरोजगारी, संविधान के मुद्दे, जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इन सब मुद्दों को जनता ने नकार दिया, ऐसा मानते हैं गोपाल जी आप?
जी बिल्कुल नहीं नकारा है, नहीं नकारा। चलिए चंद मिनटों में नतीजे सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये रुझान आने अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर आगे गेस्ट का रुख करते हैं। जी गोपाल जी बोल रहे कि कोई मुद्दा नहीं है, तो हमारे मुद्दा को आपने कॉपी क्यों किया? हम लोगों ने 5 केजी जो अनाज दिया पहले आप लोग। गुजरात और हरियाणा में उन सभी सीटों से काफी सकारात्मक खबर है और हमें भरोसा है कि तानाशाही हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस देश के अंदर इस तानाशाही के खात्मे की शुरुआत होगी। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और के अलावा असम में भी आप लोग लड़े थे। टोटल 22 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी। कितनी, अगर संख्या कुछ आंकड़ा बताए, कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए, सभी जगहों से काफ़ी सकारात्मक लोगों के फीडबैक हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर जो स्ट्राइक रेट रहा है उसमें काफ़ी सकारात्मक जो है परिणाम इस बार देखने को मिलेगा। दिल्ली में अभी तक आपकी लोकसभा में जीते हो, कोई लगता है खाता खुलेगा? निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और काफ़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 बार से जो वॉकओवर मिल रहा था, कड़ी टक्कर दी है दिल्ली के लोगों ने और हमें भरोसा है कि काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिल्ली से भी निकल कर आएंगे। आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल जाते समय भी जब गए 2 दिन पहले, तो उन्होंने तो आपको बता दें कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एनडीए 14 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 27 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 543 सीटों पर ये चुनाव और उसके साथ ही 1 सीट निर्विरोध जीत ली गई भारतीय जनता पार्टी के जरिए। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जिस बात का यहाँ पर विषय उठाया जा रहा है, उन मुद्दों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि इन 7 रैलियों में, इन 7 चरणों में उन मुद्दे का जिक्र नहीं हुआ। वो मुद्दे कहीं ना कहीं गायब रहे जो वाकई जनता के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन गोपाल जी, क्या विपक्ष उन मुद्दों को उन बेहतर तरीके से छू पाया, उठा पाया? लेकिन यहां पर हम देखते रहे कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर जाना चाहते थे, उसी के इर्द गिर्द जो विपक्ष है वो भी घूमता हुआ नजर आया। यानी कि उन मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं उठा पाया जो कि वाकई जनता के साथ सरोकार करते हैं या रखते थे। जी बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से। एक मुद्दा को उठाया गया और मैं बिहार पटना साहिब में खुद में गोपाल जी, बड़ी खबर आ रही है, बैलेट वाले जो नतीजे आ रहे थे एनडीए ने बढ़त बढ़ा ली है। 40 और 36 का आंकड़ा हो गया है, इंडिया गठबंधन 36 पे और एनडीए 40 पे। आप अपनी बात पूरी करिए। तो मैं तो खुद यहाँ घूम रहा था प्रचार प्रसार में, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी छोटी छोटी जगहों पर 10,000 12,000 लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और सब जगह एक ही मांग हो रहा था कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से सभी मुद्दे को उठाया है कि प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं बच गया तो वो आ गए ये बात कहने के लिए कि आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, वो मछली खा लिया, उसने केक खा लिया, इस तरह की बातों में प्रधानमंत्री उतर आए। तो ये उनकी हताशा बता अभी हताशा है या निराशा है? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए बढ़त बना चुकी है इंडिया के ऊपर। अब आप बताइए कि ये हताशा है कि निराशा है? गोपाल जी, बढ़त बना लिया, कितना बढ़त बना लिया? अभी बैलेट के नतीजे आ रहे हैं, 43 बनाम 37 हो चुका है। जी हाँ, अभी होने दीजिए, अभी होने दीजिए। चलिए, विश्वेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। विश्वेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन इसी के साथ इन चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? 7 चरणों के ये लोकसभा चुनाव हुए और एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से देश भर में कमल खिल रहा है। कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में जो सरकार बनने जा रही है विकास के मुद्दे बनने जा रही है। लोग भ्रमित है इस बात से कि हमारे मुद्दे मछली थे, मीट मछली थे, ये अलग बात होती है, ये तो चटुकलेबाजी चलती रहती है। लेकिन सच्चाई है कि जो विषय थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। लाभार्थी जो देश में आज बहुत बड़ा लाभ जिसको भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, लाभार्थी से उसको लाभ हो रहा है और उधर लाभार्थी को भी अपना लाभ हुआ है बहुत बड़ा। 50 का आंकड़ा पार कर गई है एनडीए, 52 बनाम 37, 37 सीटें इंडिया गठबंधन के
खाते में और 52 सीटें एनडीए के हाथ में। जी विश्वेंद्र, जो लाभार्थी है वो उसका लाभ है, लाभार्थी को भी लाभ मिला पहले, और अब देश की जो जनता ने फैसला लिया वो वही सरकार जो 10 साल पहले से थी उसको दोबारा तीसरी बार चुनने का मौका मिला, तो उससे जनता का लाभ मिला। दूसरे बहुत सारे कारण विकास के मुद्दे थे, जो देश में सड़कें बनी हैं। ठीक है। मैं एक मिनट अपने दर्शकों को बता दूं कि एनडीए 45 सीटों पर आगे चल रही है और इस वक्त इंडिया गठबंधन जो है वो 38 सीटों पर आगे है। अदर्स जो हैं वो 7 सीटों पर आगे इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एनडीए ने बढ़त बना ली है और ये बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है। विश्वेंद्र जी, बढ़त तो ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत जब होती है, जब बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। सब शुभ शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ दिन पहले, जब सूरत जीत गई थी। सूरत के जीतते ही ये संकेत आ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अच्छा होने वाला इस बार भी। कारण क्या होता है, गांव में कह लो या बुजुर्गों की कहावत है कि जो शुरुआत अच्छी होती है वो उसका अंत तक अच्छा होता है। तो एक कहावत दूसरे इसके विपरीत भी कही जाती है। समझता हूँ कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है, और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं, ओबीसी और एससी के कोटे से, जो आरक्षण का कोटा था उनका, उसमें से जो मुस्लिम वर्ग के सामान्य लोगों को जो उन्होंने आरक्षण कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में दिया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस भावना के कि आरक्षण संप्रदाय के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के आधार पर होगा, फिर भी उन्होंने संप्रदाय के आधार पर देखकर जो संविधान को का उल्लंघन किया है, जनता ने निश्चित रूप में इंडी गठबंधन को इसीलिए दंड दिया है। बीजेपी मुस्लिम का वर्ग का मुस्लिम बंधुओं की विरोधी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास हमारा नारा है। सभी जाति धर्म को पहले भी दिया था, भविष्य में भी देंगे कि राशन है, सबके लिए है। हिंदू और मुसलमान जाति पूछ कर नहीं देते। मकान है, चाहे सुरक्षा कवच है, सबको देते। लेकिन जी हाँ, तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। गोपाल जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आप लोगों ने इस वक्त इस्तेमाल किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी और बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए दिखाई दी। सबसे पहली बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री खुद एक झूठ के पुलिंदा है। जैसे 2 करोड़ रोजगार, 100 दिन में काला धन, किसानों की आमदनी दुगनी, तो झूठ बोलते रहते हैं, पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। गोपाल जी, इस झूठ पे पूरा भारतवर्ष मोहर लगा रहा है। आप अपनी कमियों को नहीं गिना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। गोपाल जी आप मेरी बात सुनिए। आत्ममंथन का समय आ रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं, आत्ममंथन करिए। 83 सीटों पे एनडीए और 54 सीटों पे इंडिया, अभी 4 सीटों पे अन्य आगे चल रहे हैं। आत्ममंथन की शुरुआत हो जानी चाहिए। आत्ममंथन की शुरुआत मोदी जी को कर लेनी चाहिए, जिन्होंने देश को बेचा है। विश्वेंद्र कुमार जी, अगर इस तरीके के नतीजे आने लगे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस आत्ममंथन, ये सब देख रहे हैं कि जिस ढंग से चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेगा। एग्जिट पोल को लेकर लगातार निशाना साध रही है। देखिए, आप जानते हैं कि जो विपक्ष है वो डिरेल्ड है, आधारहीन है, निरर्थक बातें करते हैं। विपक्ष के लोगों के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। जी हाँ, तो इस वक्त रुझान आने शुरू हो गए। यही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन विश्वेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार कर ले। यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि आज स्वीकार करेगी तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में सुधार हो जाएगा। वो आत्ममंथन करना उनको जरूर पड़ेगा। ऐसी स्थिति है क्योंकि उनके कर्तव्य जो कर्म है वो उस प्रकार के नहीं जो देश की जनता चाहती है। आज देश की जनता ये चाहती, मुझे विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रक्षा चाहिए, उसके लिए वो वोट करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आत्मचिंतन कर ले, आत्ममंथन कर भी ले कांग्रेस, तो आरोप किस पे मढ़ेगी? क्या राहुल गांधी पे मढ़ने की इस समय हैसियत है कांग्रेस में किसी भी लीडर की?
उसके लिए साफ दिखाई दे रहा है कि जो खड़गे साहब हैं उनकी तरफ इशारा जाएगा कि वो राहुल गांधी को बचाया जाएगा, क्योंकि उनको भविष्य के लिए फिर तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो उनके महाराज हैं ना। लेकिन उसके लिए देखिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर गई है एनडीए, 100 का आंकड़ा पार कर गई है और इंडिया गठबंधन 68 पे अभी है, 5 अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। जी नेहा बिल्कुल, तो अभी एनडीए फिलहाल रुझानों में आगे बढ़ती हुई प्रस्तुत दिखाई दे रही है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये नतीजे हैं, क्योंकि अभी नतीजों में वक्त लगेगा। ये शुरुआती रुझान है और ये नतीजों तक पहुंचते हुए शायद हमें शाम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो रुझान नजर आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये रुझान दरअसल बता रहे हैं कि क्या वाकई गोपाल जी देश में मोदी लहर है क्या? कोई लहर नहीं है, कहीं से भी मोदी लहर नहीं है। बीजेपी कह रही मोदी का जादू एक बार फिर से चल गया। कोई जादू नहीं चल रहा है। ये अब देखिए 72 सीटें इंडिया के पास है और 114 से ठीक डबल जा रही है, दुगने पे जा रही है बीजेपी। कोई जादू नहीं है, कोई जादू कहीं से भी नहीं है मोदी जी की। भारत के छात्र, सनातन के छात्र मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं हर हालत में, और वो होके रहेगा, क्योंकि जनता चुन रही है। जनता ने इस बार चुनाव लड़ा है, इतना आसान नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलजुल के मैनेज कर लेंगे। आरोप लगाते हैं लेकिन भाग जाते हैं। ये तो अभी से ही हथियार डालने वाली बात कर रहे हैं आप गोपाल जी कि इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा दें, ईवीएम पे आरोप लगा दें। अभी तो भारतीय जनता पार्टी कल तक कह रही थी कि 4 जून के बाद ये देखिएगा कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। हम पारदर्शिता के पक्षधर हैं और किसी हालत में अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई भी गड़बड़ी की जाती है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। कौन से लोग अभी से जिला अधिकारी को धमकी देना शुरू कर दिए हैं। जिला अधिकारी को धमकी देना शुरू कर दिए यूपी धमकी दी है अमित शाह जी। बिहार में बोलते हैं धमकी देना शुरू कर दिए हैं। ईवीएम हैक है, मोदी जी जनता के दिलों को हैक करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। अच्छा बिहार में बोलेंगे अगर कोई और बटन बिहार की चलिए बात कर लेते हैं। जनता से वोट लिया है ना बिहार में, तो आप लोगों को जेडीयू नुकसान पहुंचा रही है राहुल जी, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। कोई ऐसा जदयू के द्वारा कोई नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। हम लोग देखिए अभी परिणाम आना बाकी है, हम लोग एकदम हर जगह से आगे बढ़ेंगे, नतीजों का इंतजार किया जाए, कहीं से कोई नुकसान की बात नहीं है। कल नीतीश कुमार मुलाकात करने के लिए भी दिल्ली पहुंचे थे। नीतीश कुमार गए थे कि चुनाव लड़वा दीजिए बिहार का, नीतीश कुमार इसलिए गए थे। ये सब देश को लूटने वाले लोगों की एक जमात है जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। अभी 1 साल बाकी है बिहार के चुनाव में और कल ही जाके कह रहे हैं कि हमको चुनाव करवा दीजिए जल्द से जल्द। ऐसा होता है क्या? ये आपको कैसे पता चला गोपाल जी कि उन्होंने इसी मुद्दे पे चर्चा की है? कॉलेज खोलने के लिए बड़ा सटीक रहता है। आपके एक नेता ने बोल दिया कि 150 डीएम को अमित शाह जी ने फोन किया है। ये 150 लोगों का आंकड़ा किधर से आपके पास आ गया? आप लोग जारी कीजिए ना। ये पूरी बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया के आधार पे मैं कर रहा हूँ, कई जगहों से है रिपोर्ट। मीडिया के आधार पे नहीं ना, मीडिया वालों को तो आपने सूचना दिया, आपके नेता ने बोला कि 150 डीएम को फोन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। तो दिया है सूचना, क्या जरूरत बताइए ना, काउंटिंग से 2 दिन सबूत दीजिए ना। आप लोग बोलते हैं कि 1 हफ्ता बाद सबूत देंगे। हाँ देंगे, आज परिणाम है, आज देना है ना। नहीं, आप लोग बस बातें कर सकते हैं जी। बात तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये कहा जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव एक उभरता हुआ चेहरा है बिहार की राजनीति के संदर्भ में। नहीं ये कहा जा रहा है कि देखिए तेजस्वी यादव एक बिहार के राजनीति के संदर्भ में उभरता हुआ चेहरा है और उसके मुकाबले जो तेजस्वी यादव है उनके मुकाबले एक भारतीय जनता पार्टी में भी उभरता हुआ चेहरा चाहिए। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनसे बोर हो चुकी है जनता, उनकी पलटीबाजी से परेशान हो चुकी है जनता, इसीलिए जेडीयू को हो सकता है इस चुनावों में हार का सामना करना पड़े या 16 सीटों पे क्योंकि वो चुनाव लड़ रही है तो हो सकता है इसके बाद इस बार 16 की 16 ना निकाल पाए, ऐसे एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि कितना सटीक होता है ये तो थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन राहुल जी अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे एक दबाव तो आप लोगों की तरफ से भी बनाया जाएगा मुख्यमंत्री पर कि अब तो बीजेपी का चेहरा होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में भी आपकी सीटें कम है, लोकसभा चुनाव में भी कम है। कोई दबाव नहीं होगा मैडम, इन लोगों को गुलामी पसंद है नीतीश कुमार की। जब चले गए थे जहाँ तक तेजस्वी यादव जी की बात पूरी करने दिया जाए। जी बोल लीजिए। मुझे मेरी बात पूरी करने दिया जाए। जी बताइए। बताइए ना।
मैं बताना चाहूंगा मैडम, आपने देखा है कि वो 17 महीने के लिए अलग हो गए पूरी तरह से, उसके बाद वापस जा रहे हैं तो सीएम ही बन रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है भाई अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने बोला कि अरे मैं तो पूछ रहा हूँ गोपाल कृष्ण जी, आपकी क्या व्यवस्था है? अगर 16 रैलियां प्रधानमंत्री बिहार में करते हैं और राहुल गांधी की महज 2 रैली होती है, तो क्या व्यवस्था थी बिहार को छोड़ने के पीछे? गोपाल कृष्ण जी, हेलो, पूरे भारत को देखना है, पूरे भारत को, बिहार पूरे भारत में मोदी जी ने 200 से ज्यादा रैलियां की, रोड शो किए, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों के आंकड़े जोड़ लिए जाए तो अमित शाह की रैलियों से भी कम आंकड़े आते हैं। यानी 100 कुछ रैलियां करके लोग शांत बैठ गए। इसे किस तरीके से आप देखेंगे? और बिहार में तो केवल महज 2 रैली। जी हाँ, इनके साथ, मोदी जी के साथ कोई पार्टी नहीं देश की खड़ी है, तो अकेले जो करना है तो करना है। पूरे आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हम आपको बताते हैं, आपको आईना दिखाते हैं। बीजेपी के साथ टीडीपी खड़ी है, जेडीयू खड़ी है, शिवसेना खड़ी है, एलजेपी रामविलास पासवान खड़ी है, एनसीपी अजित पवार गुट खड़ा है, राष्ट्रीय समाज पक्ष खड़ा है, हम खड़ा है, आरएलडी खड़ा है, पीएमके खड़ा है, जेडीएस खड़ा है, अपना दल खड़ा है, असम गण परिषद खड़ा है, जनसेना पार्टी खड़ी है, आजसू खड़ी है, एनडीपी खड़ी है। उसके बाद आप कहते हैं बीजेपी अकेली है। जी, आपके दल को बनाने वाले नीतीश कुमार जी थे, वो भी हमारे साथ तंत्र का उपयोग करके इनको करना था। चलिए आपके लिए एक और बड़ा आंकड़ा लेके आते हैं। 156 सीटों पे एनडीए आगे हो चुकी है और इंडिया अभी 91 सीटों पे आगे चल रहा है। जी, ये अंतर और बड़ा होने वाला है। इस बात को अगर आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी अकेली है या मोदी अकेली है, तो मतलब ये, इसका तो ये भी मतलब निकाला जा सकता है ना गोपाल जी, कि आप लोग भले ही एकजुटता दिखा रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर आपको इन चुनावों में, वाली बात नहीं है। मोदी जी तो इतने विवश हैं कि रामविलास पासवान के छोटे भाई को भी रख लिया, भले एक सिर भी न दे उसको, तो इनकी हालत तो क्यों न रखे भाई? है। अगर हमारे साथ रहना चाहते तो क्यों न रखे? भी मिला लो संख्या बढ़ाने के लिए, भले उसकी जन्मत हो या ना हो। तो मोदी जी सिर्फ सरकारी तंत्र का एक सीट भी नहीं दी उनको, लेकिन फिर भी वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मेरे पास तो पूरे भारत के लोग हैं, मेरे पास तो पूरी भारत के बड़े, चलिए भारत के लोग हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं अपडेट दे देती हूँ अपने दर्शकों को। एनडीए 83 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो इंडिया गठबंधन है वो 54 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच अपडेट ये है कि 105 सीटों पर, 165 सीटों पे एनडीए आगे है, 91 सीटों पे इंडिया आगे है और 7 अन्य लोग आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की अपडेट है, हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लेकिन राहुल जी देखिए, तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि मोदी के साथ कोई नहीं है, तो क्या देश की जनता है? अगर गठबंधन में बहुत सारे लोग नहीं है या कोई ऐसी बहुत मजबूत पार्टी नहीं है उनके साथ? जी, मोदी जी के साथ तो ऐसे बहुत सारे अलायंस में हम लोग हैं, लेकिन अगर सर बोल रहे हैं कि मोदी जी के साथ कोई नहीं है, तो ये तो सोचनीय विषय वो लोगों के लिए है ना, कि एक अकेला मोदी जी सभी लोगों पे, ये इतिहास में हमेशा मैम लेकिन याद रखा जाएगा कि पूरे सीट पे 543 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं इनके हिसाब से। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के साथ कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो मोदी जी पीएम के फेस है। ठीक है, विश्वेंद्र जी, अच्छा ये बताइए, मुद्दों की भी बात करते हैं। देखिए वो मुद्दे कितने महत्वपूर्ण रहे, अग्निवीर का मुद्दा कितना इफेक्टिव रहा इन चुनावों में? क्या लगता है कि वो युवाओं के दिल को छूने की बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से की गई, अखिलेश यादव की तरफ से की गई, वहां तक टच कर पाए हैं? विपक्ष जो है वो टच कर पाया उन मुद्दों? यही तो बड़ी बात रही, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कहे, वो मुद्दों को अच्छी प्रकार से जनता के बीच नहीं ले जा पाई है, जनता को जागृत नहीं कर पाई, उसको आंदोलन नहीं बना पाई है। ये सबसे बड़ा कारण रहा है। अग्निवीर का एक मुद्दा उनके पास था जिसका वो लाभ ले सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अग्निवीर की योजना वो लाभ देने वाली है, लेकिन मानते हैं भारत की जनता के लिए, भारत के रोजगार के संबंध में उसका नुकसान नफा जोड़ा जा सकता था विपक्ष के लिए, लेकिन विपक्ष उसको अच्छी प्रकार से नहीं ले पाई। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मुद्दे थे उनके सड़क पे नहीं ले पाई है। विपक्ष का दुर्भाग्य सी बात है, टीवी पे तो बैठते हैं, मीडिया को कोसते हैं, पत्रकारों को कोसते हैं, लेकिन उसके लिए जनता के बीच जाकर के अपनी आवाज को जनता की आवाज नहीं बना पाए। जनता की आवाज बनाते तो आज जो नतीजे हैं बहुत अच्छे होते हैं। मीडिया ये कभी नहीं चाहता किसी एक सरकार हो और पूरा उसका महत्व हो, मीडिया चाहता विपक्ष भी मजबूत हो।
तो मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी चाहते हैं, चाहे वो कोई भी विपक्ष हो। तो विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है देश में, तो वो होनी चाहिए, वो कोई भी हो। ठीक है गोपाल जी, ये तो देखिए, ये तो वो मेहनत भी बता रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, या राहुल गांधी ने की, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, या मेहनत आप बताइए ना। एक कॉलेज खोला गया क्या 10 साल में? एक स्कूल नए खोले गए? ऐसी बात कर रहे हैं गोपाल जी, एम्स खुले, IIT खुले, आप कह रहे हैं स्कूल नहीं खुले, आप क्या बोल रहे हैं गोपाल जी? क्या ऐसी खोला बताइए ना आप मुझे जरा। अरे आपको आंकड़े लेके बैठा बताऊं मैं, आपको समझ में नहीं आता। राहुल जी है ना हमारे साथ। राहुल जी, कुछ नहीं किया आप लोगों ने, फिर देश की जनता आपको क्यों पसंद कर रही है? आपको आंकड़ा पता नहीं है कितने एयरपोर्ट खोले गए? कोई पसंद नहीं कर रही है इनको, कहीं से भी। पंजाब में घुस नहीं पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पंजाब में भी घुसेंगे और बंगाल में भी इस बार घुस रहे हैं, चिंता मत कीजिए। कैसा ये कर रहे हैं भाई? चिंता मत कीजिए, बंगाल में भी हम लोग का सीट अच्छा। दरभंगा एम्स में आप बोलते हैं कि सब जगह बन गया, दरभंगा एम्स में एक काम। चलिए, इंडी गठबंधन के लिए बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं एनडीए 180 के करीब पहुंच चुकी है जी। बस ये लोग का 100 वही आसपास में घूमते रह जाएंगे, हम लोग देखते देखते 400 पार कर जाएंगे। ये सब सेटिंग किया रहता है, लेकिन ये सब अरे भैया ये तो आपको और पहले बोलना चाहिए था। चलिए अभी बोलना शुरू कर दिए हैं, अच्छी बात है जी। ठीक है, चलिए ये तो रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, लेकिन चलिए दक्षिण की भी हम बात करते हैं यहाँ पर। विश्वेंद्र जी, 400 पार का क्योंकि बीजेपी कह रही है, दक्षिण को साधना कितना जरूरी है? इसमें रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, जनता को संबोधित किया, अपने पक्ष में माहौल बनाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन दक्षिण में सेंध लगाना और वहां घुसना कितनी बड़ी चुनौती अभी बीजेपी के सामने थी, और क्या लगता है कि उसे भेद पाएंगे? नेहा जी, बहुत बड़ी चुनौती थी, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसको अच्छी प्रकार से पकड़ किया है, पार किया है। किस प्रकार से पहले जब 2014 या उससे पहले आए थे, उत्तरी भारत पे स्टार्टिंग की थी, शुरुआत जो की थी उसकी मजबूती रही, उसके बाद पूर्वी भारत पे गए, और इस समय दक्षिण भारत पे जो आज साउथ की 130 सीटें लगभग जो है, उन 130 सीटों में से पिछली बार 25 सीट कर्नाटक में से 28 में से 25 आई थी। मानते हैं वहां औसत सीट घट जाए 2-3, संभावना है ऐसी, लेकिन बाकी तमिलनाडु में ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं। वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी है, ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारे 234 विधानसभा क्षेत्र में रैलियां की है और उसका रिकॉर्ड रहा है, अपने साथ युवाओं को जोड़ पाए हैं। तो वहां पर तमिलनाडु में जो पहले से हिंदी भाषी पार्टी माना जाता था भारतीय जनता पार्टी को, इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रास्ते बना पाई है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं इस मामले में कि 39 सीटें हैं तमिलनाडु में बीजेपी को 1 से 2 सीटें दी जा रही हैं। वो असल में रास्ता खोलने का एक जरिया मिल गया है, बीजेपी को तमिलनाडु में घुसने का एक जरिया मिल गया है। उसके अलावा बता दें, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, और डीएमके सरकार जो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और बस में फ्री यात्रा की सुविधा दे रही है, उसका बड़ा असर देखा जा रहा है। AIADMK की बात की जाए तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, उसमें महज 4 सीटें दी जा रही हैं जी। प्रसन्न जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात सही है। मैं यहाँ पर तमिलनाडु की बात इसलिए कर रहा हूँ जहाँ पर मत प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड बनेगा ऐसा लगता है, जैसे वहाँ कवरेज किया है। मैंने कहा 234 विधानसभाओं में जब यात्रा की थी अन्नामलाई ने, युवा जुड़ गया था, बहुत आंदोलित एक माहौल बना था, उसका नतीजा अच्छा रहेगा और वो अच्छा चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, और दूसरी सीटों पर भी। ये तो जरूर है, खाता खुलेगा और उसके बाद मतलब सीटें भी आएगी, कुछ ज्यादा तो नहीं आ सकती। तमिलनाडु के साथ कर्नाटक की भी बात कर ली जाए तो वहां भी कांग्रेस की गारंटी का लोगों में काफी बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, जहां हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए और फ्री बस सर्विस दी जा रही है। हालांकि बीजेपी का राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा कर्नाटक में ऐसा लग रहा है मानो उसका कोई असर नहीं है, लेकिन अभी जितनी भी सीटें जीत रही हैं उसमें मोदी की पॉपुलैरिटी ही सबसे बड़ी बात मानी जा रही है। कर्नाटक की अगर हम बात कर रहे हैं प्रसून जी, तो इस बात को भी देखना होगा कि कर्नाटक में इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो हनुमान जी हमारा बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी थी। तो विश्वेंद्र जी क्या लगता है इस बार कर्नाटक में, क्योंकि पिछली बार 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो इस बार उस आंकड़े में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, पिछली बार 25 सीट आई थी, रिकॉर्ड थी अपने आप में। अब की बार सीट घट सकती है, कई कारण है।
उसके एक कारण रेवन्ना वाला भी गया जो लास्ट में जाकर के प्रभावित तो लास्ट में किया, लेकिन वो भी एक कारण था, शुरुआत से माहौल बना हुआ था। हाँ। तो अन्य 2-3 कारण और भी है। तो वहाँ 25 सीटें नहीं आएगी, वहाँ सीटें घट सकती है, 20-22 सीटें की उम्मीद वहाँ पर है। लेकिन उसकी पूर्ति आप चाहे केरल में जो पहले तेलंगाना में आई थी 4 सीटें, वहाँ बढ़ रही है, 7-8 सीटें आने की संभावना बड़े आराम से है। केरल में खाता खुल रहा है, उसके साथ में अगर आंध्र प्रदेश में मजबूती की तरफ बढ़ रही है, तो वो जो वहाँ नुकसान था उसकी पूर्ति उधर से भी हो रही है। और नुकसान का जिक्र तो यहाँ पे भी किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए साउथ में सेंध लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की तो एग्जिट पोल में तकरीबन 62 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है, 201 सीटों पे एनडीए आगे हो चुकी है, 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है एनडीए, और 118 पे इंडी गठबंधन आगे चल रहा है, 8 अन्य लोग आगे बढ़ रहे हुए हैं। ठीक है गोपाल जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है, सर देखिए तो अभी रुझान आने शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 62 से 65 सीटों के आसपास एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, यूपी में खास तौर पर। जी क्या लगता है? ये बिल्कुल असंभव फिगर है, असंभव। यूपी भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली राज्य है और वहाँ युवाओं की संख्या मोर देन 35 to 40% है। तो वो युवा जो थे किसी भी कास्ट के, युवा का कास्ट है, उन्होंने जितनी बार पेपर लीक हुई है, ये फरवरी महीने की बात करूं, मार्च महीने की बात करूं, ये एकदम चुनाव से बिल्कुल करीब में जो बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं, उतने आंदोलन हुए हैं, तो कहीं से भी इनके हालात नहीं है कि 60 सीट के सोच सके। इस बार इनको 30 से 32 सीट पर उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया जाएगा। ये चुनावी हालात हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है जी, राहुल जी, 30 से 32 सीट पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैडम, युवा का पॉपुलेटेड राज्य है यूपी, और उसमें 35 to 40% बिल्कुल लड़के लोग हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कह रहे हैं कि यूपी में भी नुकसान आपको हो रहा है, बिहार में भी आपको नुकसान हो रहा है, और ये भी आकलन है, ये भी आकलन है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी आप लोगों को नुकसान हो सकता है। समझ में आ जाएगा, हाँ समझ में आ जाएगा 2 घंटे बाद। आप समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि यूपी में युवा की इतनी परसेंटेज है, आप जान लीजिए 25+ हम लोग यूपी में आ रहे हैं। अरे कहाँ बात कर रहे हैं आप? फंसे हुए हैं, कैसे संभव है जब आपके 3 महीने फरवरी मार्च में बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था, 60 लाख लड़कों ने लाभार्थियों से मोदी जी का संदेश हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने घर तक पहुंचाया है। गंभीर सवाल जनता के घर जाते हैं, हम लोग घर जाके मोदी जी का प्रणाम भेजे हैं और लोगों से बात की है। मोदी जी दिलों पे राज कर रहे हैं जनता के, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का लहर है। आप प्रधानमंत्री कौन बनेंगे पहले ये तो तय कर लीजिए। हमारे यहाँ तो मोदी जी के नाम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नौकरी का वादा किया है तो उसका भयानक लहर है। अच्छा ठीक है गोपाल जी बताइए, गोपाल जी बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या है? जनता आपको क्यों पसंद, जनता ने किया या करेगी? सबसे बड़ी बात जो हुई मैडम कि ये जो एनआरकी फैलाया गया मोदी जी के द्वारा बेरोजगार बनाने का, हाँ। 2 सबसे बड़े राज्य यूपी और बिहार, जहां 40% युवा है दोनों राज्य में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है मोदी जी की। और ठीक उसी समय राहुल गांधी जी का सरकारी आंकड़ा दिखाना कि 30 लाख पद खाली है और मैं भरूंगा, पहला वादा। दूसरा वादा अग्निवीर हटाएंगे, तो पूरी युवा एकदम भरे पड़े। आपके वादे एलिगेशन की नहीं, बात सवालों की है। जब आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं अभी, तो आप मेरे को कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हो। अब मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मुझसे जवाब की उम्मीद रखते हो। हम भी जवाब की उम्मीद रखते हैं। बघेल साहब ने सवाल उठाए रात को, तो हम उम्मीद करते हैं कि जवाब मिले और उनको संतुष्ट कीजिए आप। लेकिन जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब एक और सवाल बघेल साहब ने पूछा, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आप लोगों को कोई दबाव न रहे चुनाव आयोग पर। कल खड़गे साहब ने एक पत्र लिखा तमाम सरकारी अधिकारियों को, चुनाव आयोग को भी उसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए, उनको भी उस पत्र को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और बिना किसी दबाव भय के अपना काम करना चाहिए। वर्कर्स को क्या सर मैसेज है पैन इंडिया लेवल पर? आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अड़े रहिए, अडिग रहिए, हिलिएगा मत अपने अपने काउंटिंग सेंटर से। जी हाँ, तो इस वक्त आपको बता दें कि जो हालात और जो तस्वीरें हैं वो कुछ यही है कि 213 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन 126 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 9 सीटों पर अन्य फिलहाल आगे। एक बड़ी खबर और आ रही है आंध्रा से बताया जा रहा है कि
2019 में जिस तरीके से वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटें दर्ज की थी, जीत दर्ज की थी, टीडीपी को महज 3 सीटें मिली थी, लेकिन टीडीपी वहां से खबरें आ रही हैं कि टीडीपी 8 से 10 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, यानी इंडी गठबंधन के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है आंध्रा से। जी बिल्कुल, तो आंध्रा से खबर है, लेकिन इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की भी, जिस बात का जिक्र कर रहे थे गोपाल जी, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, इसके साथ साथ ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार वो अमेठी से चुनाव लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अपनी सीट बदल दी, रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है इस बार जीत मिलेगी? पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। अभी जो मार्च में जो एग्जाम का पेपर लीक हुआ था उसमें 60 लाख फॉर्म भरे गए थे। 60 लाख लड़के, एक लड़का एक परिवार का भी होगा तो 60 लाख परिवार हो गया ना, तो आधा पॉपुलेशन तो कवर हो गया ना। तो हालात इतने गंभीर हैं वहां कि छात्र युवा किसी भी कास्ट का हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हमारा सर्वे हुआ है उन्होंने बोला है कि जब श्री राहुल गांधी जी ने बोला कि जब हम 30 लाख सरकारी नौकरी बहाल करेंगे, जो खाली है, अग्निवीर खत्म करेंगे, जो इंडियन आर्मी को फिर से एक नई ऊर्जा देगा, तो बहुत बड़ी तादाद में धर्म को छोड़कर, क्योंकि सर्वाइवल की कंडीशन यहाँ है मैडम, धर्म दबाएगा काम जब हमारा बेसिक नीड पूरा है। हम धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे रग रग में धर्म है, लेकिन रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। तो इसलिए छात्र का एक बहुत बड़ा वर्ग यूपी बिहार से हमारे साथ खड़ा है और ये बीजेपी की बहुत बड़ी नुकसान है। छात्रों का अहम योगदान था 2019 में 2 करोड़ रोजगार को लेकर कि अभी सिर्फ 5 ही बस हुए हैं मेरे पास, अभी अगले 5 वर्ष में और रोजगार दिया जाएगा वगैरह वगैरह। वो सारा चीज धाराशायी हो गया। उसके बाद किसानों की महंगाई पर जो इन्होंने हथगोले बरसाए यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर, जिस तरह से दीवारें बनवाई सड़कों पर, इनको बॉर्डर पर करना चाहिए था। ये तो प्रधानमंत्री के मानसिक दिवालियापन का सूचक है ये कि आप दीवार बनवा रहे हैं रोड पर। ठीक है, चलिए गोपाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े, और राहुल देव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। विश्वेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन देखिए सवाल इस बात को लेकर है, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहा है। दिल्ली में सभी सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 7 की 7 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रुझान ये बता रहे हैं कि 2014 और 2019 वाली तस्वीरें एक बार फिर से दिल्ली में स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में सभी सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन से लड़ा और एनडीए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी दिल्ली में चुनाव लड़े। और ऐसे में आपको बता दें कि सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी दिल्ली में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी राहत की खबर यहाँ पर बीजेपी के लिए कही जा सकती है, एक बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए कही जा सकती है कि सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है नेहा, चूंकि माना जा रहा था कि कन्हैया कुमार एकमात्र सीट है जो मनोज तिवारी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं इससे साफ है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का सोपड़ा साफ कर दिया है। बिल्कुल, विश्वेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वेंद्र जी, ये कितनी बड़ी राहत की खबर है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए अच्छी खबर है ये, और मैं बात कर रहा हूँ इस समय जब बात चल रही थी कन्हैया कुमार वाली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट की, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है मनोज तिवारी का टिकट रोका गया था, बाकी 6 टिकट काट दिए गए थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काफी विकास कार्य हुए हैं, ये भी मानना पड़ेगा। 2 सेंट्रल स्कूल खुले हैं, जो एलिवेटेड रोड जा रहा है देहरादून जो अक्षरधाम से, वो रोड बड़ा परेशान कर रहा था, जाम की स्थिति बनने की संभावना बनी थी, लेकिन मनोज तिवारी ने उसको लड़ाई लड़ करके उसको एलिवेटेड करवाया है। नीचे से अगर वो रोड जाता तो वहां जाम लगता। उसके अलावा दिल्ली में एक खास बात है, जो भजनपुरा रोड जाता है वजीराबाद रोड, उस रोड पर एक और समस्या थी कि सिंगल रोड पे बहुत जाम रहता था वहां पर। पहले उसको डबल करवाया गया, अच्छी प्रकार से चौड़ीकरण करवाया गया। इस समय अब उसको 3 रूप से, ऊपर सबसे ऊपर मेट्रो होगी, बीच में कारें चलेगी और सबसे नीचे बस चलेगी। इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी। ये समस्याएं थी वहां के लोगों की, और भी बहुत सारी समस्याएं। और वाकई जब काम होता है तो जनता उसका इनाम भी देती है। इस वक्त हमारे साथ स्टीफन डेविड जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्टीफन जी, जो साउथ की अगर हम बात करें तो क्या फिलहाल स्थिति साउथ में बनी हुई दिखाई दे रही है आपको?
Right now, the AP, there is a indication the incumbent has not done well. At least the early leads, Neha, looks like Chandrababu Naidu's wanting a chance to take with the existing central ruling party has benefited. PDP has already gone 4+. Odisha also has BJP got 4+. Bangalore, Karnataka, it's still early. We'll know sometime around 11:30 or 12, at least some early trends. But it looks like they are slowly trying to enter the south. Maybe the efforts of the Prime Minister has paid off, but it's still very early, Neha. We will know by about 12:30 at least what is happening in the south. But definitely AP, as of now, YSR, CP has not shown any progress. PDP has advanced. Odisha also, BJP has already shown a lead. But we'll know about, ये तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है, जैसा बता रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा खासा वहां अच्छी खासी 9 से 10 सीटों पे बढ़त बना के रखी हुई है, और बताया जा रहा है बीजेपी भी 4 से 5 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है। बीआरएस का आंकड़ा 0 से 1 के बीच में अभी बताया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे और क्या कारण है? Ultimately, I think people are looking for somebody with stability, Prasoon. So that is what it shows, these early trends. If somebody projects as a good leader, a leader who can give stability, industry wants stability. So these early trends, at least that's what reveal. But again, around 11:30, 12 or 1 o'clock, we'll have a better picture, final picture, because sometimes the early trends can also be misleading. So we need to wait for some more time. जी, आंध्रा में किस तरह की स्थिति बनती हुई देख रहे हैं स्टीफन? क्योंकि आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरला में ये इस जगह बीजेपी की एंट्री बहुत ज्यादा टफ नजर आ रही है, और इसके लिए कोशिशें भी पीएम की तरफ से बहुत ज्यादा की गई, तमाम रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, रोड शो किए गए। ऐसे में क्या लगता है कि वहां पर इस बार एंट्री मिल पाएगी, खाता खुल पाएगा बीजेपी का? Entry, Neha, in terms of vote share, definitely better performance because it was better organized. And whether the vote share will ultimately translate into enough numbers to form government, that we'll have to see. Definitely in the south, there have been a lot of work by the national party because of better organization, Neha. So that will definitely pay off in the long run. And the very fact that the Prime Minister chose to spend 2 days meditation in the south, those are all visual pictures which appeals to the southerners. Even if he was meditating for the national for the betterment of the country, for the betterment of the nation. एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, आंध्रा से ही आ रही है कि 2000 एक बड़ी खबर प्रसून जी आ रही है। रुझानों में एनडीए सभी 7 सीटों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें कि रुझानों में एनडीए को 273 सीट फिलहाल आगे बढ़ती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। रुझानों में फिलहाल आगे बढ़ती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का फायदा होता हुआ पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 जीत के हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बड़ा आंकड़ा है नेहा, 273 यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है। बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। इसके मायने ये निकाले जाए, मोदी तीसरी बार पीएम के लिए अपना दावा ठोक चुके हैं और जनता की मुहर लग चुकी है उनके ऊपर जी। लेकिन उसके लिए प्रसून जी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। रुझानों में ये आंकड़ा है, नतीजों में तब्दील होगा। वाकई ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजों में तब्दील हो पाता है, क्योंकि शुरुआती रुझान है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हम नतीजों की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। ये जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल जो रुझान है, विश्वेंद्र जी इसे किस तरह से देखते हैं? जो रुझान है ये तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बम बम होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो, ये विकास की जीत होने की संभावना हमें लगती है, रक्षा और सुरक्षा की जीत होगी अगर आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दोबारा ऐसा तीसरी बार सरकार में आता है, तो उसके कई कारण होंगे। उनके द्वारा जो विकास कार्य किए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देश का डंका दुनिया में बज रहा है, उसके लिए एक प्रयास किया देश के प्रधानमंत्री ने, उसका ये फल है। और रात दिन काम करने वाले, कंटिन्यू काम करने वाले पूरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी टीम, चाहे अमित शाह गृह मंत्री जी हो, और एक एक मंत्री कोई ऐसा नहीं है जिसकी हिम्मत हो कि दफ्तर में लेट पहुंचे। कांग्रेस के राज में कुछ और रूप में देखने को मिलता था। आज का जो पिछले 5 साल में और उससे पहले 5 साल में, दोनों में भी अंतर रहा है। पहले 5 साल में कुछ लापरवाही रही होगी, लेकिन 19 से लेकर 24 में जितने भी मंत्रालय थे वो ऑफिस खुल जाया करते थे समय से पहले जल्दी, और मंत्रीगण वहां पहुंचते थे। अब मंत्रियों को आराम करने वाली बात नहीं है। मंत्री बनना एक बात होगी, लेकिन उसके साथ काम करना प्रधानमंत्री के साथ में ये बड़ी बात थी, और वो अच्छा काम करने का काम उन्हीं को मौका मिला जो मेहनती थे, और उसी का परिणाम आपने देखा होगा। बीच बीच में कई बार मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, और वो इस्तीफा लिया गया। कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है। लोग मोदी के ब्रांड वैल्यू पे भरोसा करते हैं, मोदी के चरित्र पे, मोदी के नैतिक बल पे भरोसा करते हैं, और सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। जी परसुन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल समर्थन नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप सिर्फ बातें करेंगे तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी। आपको हकीकत में काम करके भी दिखाना होगा। उस बात का जिक्र भी करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए और फिर मैं अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, फिर मैं जनता के सामने रखूंगा कि मैंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया, और उसके बाद आप डिसीजन लेना, डिसाइड करना कि आपको फिर से मुझे सत्ता में लाना है या फिर नहीं लेके आना। तो यानी कि ये रिपोर्ट कार्ड उन्होंने रखा। और राम मंदिर का कितना इफेक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ आप देख रहे हैं इन चुनावों में। देखो, राम मंदिर एक ऐसा विषय था नेहा जी, जो 500 साल का विषय पेंडिंग था, वो था जो देश की जनता की आस्था से जुड़ा हुआ विषय था। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी था, जो देश की जनता उसको मानती थी। हर घर में राम को पूजा जाता है, राम के चित्र को अपनाने की कोशिश की जाती है, उसकी कहावतें बताई जाती है बड़ों के द्वारा। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसको हल करना और वो कोर्ट में जीतना, उसके बाद अच्छी प्रकार से मंदिर बनाने का ये आंदोलन हुआ है किस्म से। मंदिर बनाने का भी एक बहुत बड़ा मिशन था, वो आंदोलन के रूप में रहा, और उसमें कामयाबी मिली है। एनडीए गठबंधन उसको श्रेय जाएगा, एनडीए गठबंधन को, चूंकि कोर्ट ने फैसला किया, इसमें कोई संदेह नहीं। 3 बड़े मुद्दे जो अगर आकर रुझानों की बात की जाए, 3 ऐसे क्या कारण है जिसमें ये रुझान दिख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में? देखो, देश में रक्षा सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो महिलाओं को वोट मिला, उसमें आज मानना पड़ेगा हमें कि सुरक्षा के लिए महिलाओं ने वोट किया है। दूसरा, एक जो लाभार्थी है, लाभार्थी जो देश में है वो बहुत बड़ा वर्ग है, उसका जो लाभ मिला है वो भी एक बड़ा विषय है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में सुरक्षा की दूसरे रूप में भी देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को घर से निकलना आराम से रहा, वो चीजें हुई है। उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है उसमें। ऐसे आपकी बातों से लग रहा है कि मोदी ने 360 डिग्री में काम किया है, जमीन पे समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, तो उद्योगपतियों को भी नए मौके दिए हैं, और देश की आर्थिक सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा पे भी बेहद बड़ा काम किया है। जी परसुन जी, बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल सही है, और मैं इसको एक बार तो सही करता हूँ कि जो मैंने कहा अगला विषय जो था तीसरा, वो ये था जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है। विकास हुआ, सड़कें बनी है अपने आप में, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बने हैं अपने आप में, बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो विकास का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन जब हम राम मंदिर का जिक्र करते हैं तो एक बार स्टीफन का रुख कर लेते हैं। स्टीफन, क्या साउथ में भी राम मंदिर मुद्दे का इफेक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दिया क्या? No, Neha, the South effect is more on the Prime Minister's image. You know, the fact that he has made India proud. The temple effect is not, you know, it does not really have the same effect as it probably has in other places. In the South, they always look for somebody who can provide stability, somebody who they perceive has brought good image for the country. He has made India proud. You know, the concept of Vishwa Guru. That is what appeals for the people in the South. So, business community, industry community, the educated community, people look at the Prime Minister's image. And so that the whole factor, if at all
the BJP and the India will show a better show, it is more on the image of the Prime Minister. As far as the Ram Mandir, the effect of Ram Mandir in South is not as much as it is in other parts of the country. जी जी ठीक है स्टीफन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। विश्वेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।